Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start unit 2, that is money and banking, and in today's lecture we are going to study chapter 5, that is money. So let's get started. So our first topic is meaning and evolution of money. What is money? Something which is commonly accepted as a medium of exchange. कोई ऐसी थिंग जिसको हम कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. फॉर एग्जाम्पल रुपी इन इंडिया में हम रुपीज़ को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो इंडिया की मनी हो गई. डॉलर्स इन यूएसए में हम डॉलर्स को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो यूएसए की मनी हो गई. क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि हाउ मनी इवॉल्व, कैसे मनी इवॉल्व हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से हमारी इकॉनमी में नोट्स एंड कॉइन्स तो प्रिवेल नहीं हो रहे, तो वो नहीं थे, तो उससे पहले हमारी इकॉनमी में कौन सा सिस्टम प्रिवेल होता था. तो फर्स्ट आया हमारी इकॉनमी में बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? वेयर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहाँ पर हम गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉबलर है और फार्मर है. फार्मर के कॉबलर शू पॉलिश, मतलब कॉबलर शू पॉलिश करता है फार्मर के, तो फार्मर उसको रिटर्न में क्या देगा? रुपीज़ तो थे नहीं, तो फार्मर उसको रिटर्न में या तो वीट दे देगा या फिर राइस दे देगा. तो यहाँ पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो कोई कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं है. यहाँ पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हम गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स को दे रहे हैं. क्लियर है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. फार्मर है और एक लेबर है. लेबर काम करती है फार्मर का, तो फार्मर उसको रिवॉर्ड में रुपीज़ नहीं देगा, फार्मर उसको रिवॉर्ड में क्या दे रहा होगा? या तो वीट दे देगा या फिर राइस दे देगा, ये सब चीज़ें दे देगा. तो यहाँ पर क्या प्रिवेल हो रहा है? गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में. क्लियर. नेक्स्ट फिर बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया हमारी इकॉनमी के अंदर? कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स हमारी इकॉनमी में आए जब हमारा इसका किंग राजा महाराजा का टाइम चलता था. उसके बाद पेपर मनी प्लस कॉइन्स ऑफ अलॉय मेटल, जो हम अभी यूज़ करते हैं रिसेंट में. उसके बाद हमारे पास क्या है? पेपर मनी है, जो हम अभी देखते हैं 10 रुपये के नोट्स, 500 के नोट्स, प्लस कॉइन्स ऑफ अलॉय मेटल. 10 रुपये के कॉइन्स हो गए, 5 रुपये के कॉइन्स हो गए. तो वो सब किसके हैं? कौन से मेटल के बने हुए? अलॉय मेटल के. तो वो आया. और जो हम रिसेंट करंट एज में यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी मनी है? प्लास्टिक मनी और ई मनी. प्लास्टिक मनी में क्या आ जाएगा? डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आ गए. ई मनी में ई वैलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, ये सब. तो ये ऐसे हमारी इकॉनमी में मनी का इवोल्यूशन हुआ. पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन्स आए गोल्ड एंड सिल्वर के, फिर जब हम यूज़ कर रहे हैं पेपर मनी प्लस कॉइन्स ऑफ अलॉय मेटल, और जब हम करंट एज में भी यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक मनी प्लस ई मनी. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मनी परफॉर्म करता है दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, कि जैसे हमने देखा था कि वहाँ पर कॉबलर ने शू पॉलिश करे और फार्मर उसको वीट दे रहा था या राइस दे रहा था. तो अभी जब मनी का इवोल्यूशन हुआ, तो अगर कॉबलर शू पॉलिश कर रहा है तो फार्मर उसको रिटर्न में क्या देगा? रुपीज़ ही देगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब हमारी इकॉनमी में क्या आ चुकी है? मनी आ चुकी है. तो मनी कैसे यूज़ करता है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसका मोस्ट और बेसिक फंक्शन है. नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी कैन बी स्टोर्ड बट कमोडिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड. तो हम मनी को ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं, घर में भी, पॉकेट में भी. लेकिन अगर मैं बात करूँ बार्टर सिस्टम में तो गुड्स प्रिवेल होते थे इकॉनमी में. गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. तो आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते थे ज़्यादा टाइम तक? नहीं. क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स होते हैं. तो मनी स्टोर कर सकते हैं हम, लेकिन गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट फंक्शन क्या है मनी का? मेजर ऑफ वैल्यू. वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी एक्सप्रेस ईजिली इन रुपीज़. हम रुपीज़ मतलब मनी गुड्स की वैल्यू को हम ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं रुपीज़ की टर्म्स में. कि अगर मैंने पूछा 1 kg राइस कितने रुपीज़ के हैं, आपने बोला 100 रुपीज़, तो हमने ईजिली वैल्यू बता दी कि ये गुड की वैल्यू कितनी रुपीज़ की टर्म में ईजिली मेजर कर सकते हैं. लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता था. नेक्स्ट फंक्शन जो मनी परफॉर्म करता है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, जिसको हम फ्यूचर पेमेंट भी बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी बोलते हैं. तो ये 3 वर्ड होते हैं और ये एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाता है कि फ्यूचर पेमेंट्स के अलग अलग नेम होते हैं, वो क्या क्या नेम्स होते हैं. तो मनी को हम स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट और डिफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि कोई मैंने चीज़ आज खरीदी आज के टाइम में और मैं उसको फ्यूचर में पेमेंट कर रही हूँ यूजली. तो जो हमारा मनी के आने से ये वाला सिस्टम जो है फ्यूचर पेमेंट, वो भी बहुत इजी हो चुका था. लेकिन बार्टर सिस्टम में ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता था. क्लियर है. तो अभी हमने देखा मनी क्या है, व्हाट इज़ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी हमने पढ़ा कि कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ. और नेक्स्ट हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ मनी, क्या क्या मनी फंक्शंस परफॉर्म करता है.
नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अभी हमने देखा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है, वेयर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहाँ पर गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स लिए जाते हैं। ऐसी इकॉनमी को हम क्या बोलते हैं, सी टू सी इकॉनमी, जहाँ पर कमोडिटी टू कमोडिटी इकॉनमी। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए बी को राइस दे रहा है तो बी रिटर्न में उसको क्या दे रहा है, वीट दे रहा है। तो ऐसी इकॉनमी को, फिर ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और सी टू सी इकॉनमी। नेक्स्ट आता है मेन फीचर इस इकॉनमी का या फिर इस सिस्टम का मेन फीचर क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि कोई ए पर्सन है और बी पर्सन है। अब ए के पास राइस है और बी के पास वीट है। ए को वीट चाहिए और बी को राइस चाहिए, तो उसको कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपस में एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई करा सके, कि मतलब ए उसको राइस दे और बी उसको वीट दे। तो ऐसा पर्सन ढूंढना तो बहुत पॉसिबल नहीं है, मीन्स बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कि कोई हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो दोनों आपस में गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। क्लियर है? तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसको हमने आगे प्रॉब्लम्स लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे और ये फीचर भी है हमारा बार्टर सिस्टम का। तो हम देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो लिमिटेशन जो फीचर था हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वही हमारा लिमिटेशन आ गई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम बहुत मेन प्रॉब्लम है हमारा, और लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का कि हमें कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा एट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दोनों आपस में गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, जिसको हम बोलेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन, दो इंडिविजुअल उस पोजेशन में हो ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, कि मतलब वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करा रहे हो। कि वही चीज़ मैंने बोली है कि अगर ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए के पास राइस है और बी के पास वीट है, तो ए को वीट चाहिए और बी को राइस चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल जाए कि ए को राइस चाहिए और बी को वीट चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम आया, मनी यूज़ कर हमने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसने ये जो सेपरेट कर दी एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, कि सेल एंड परचेज, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम में क्या देखते हैं कि सेल और परचेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर होगी, लेकिन मनी के आने से क्या हुआ, ये जो सिस्टम था ये ख़त्म हो गया कि सेल एंड परचेज ज़रूरी नहीं कि आपको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो लिमिटेशन आता है वो क्या है, नो स्टोर वैल्यू, कि मनी को तो हम स्टोर करके रख सकते थे, लेकिन आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। तो मनी को हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन गुड्स को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो डिफ़िकल्ट होता था स्टोरेज करने में। और साथ में ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, कि ट्रांसफ़र करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी कि हम स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम तक। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि गुड्स कैसे, पेरिशेबल गुड्स हैं, कैपिटल लॉस हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि वहाँ पर उस सिस्टम में हमें कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार, तो आप क्या बताओगे, 5 लाख। आपने ईजिली बता दिया इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। लेकिन वही आंसर अगर मैं आपसे बार्टर सिस्टम में पूछूँ तो आप उसको ईजिली दे पाओगे? नहीं। आप किसकी टर्म्स में, आप अपने कार की वैल्यू किसकी टर्म्स में दोगे, या तो हॉर्स की टर्म्स में दोगे, काऊ के टर्म्स में दोगे। तो आपकी गुड्स की कोई कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं है, लेकिन मनी के आने से ये जो सिस्टम था ये सही हो गया कि अब अपने मनी के आने से आप अपनी कार की और अपने गुड की कॉमन यूनिट बता सकते हो कि आपकी आपके गुड की क्या वैल्यू है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी आती थी डिफर्ड पेमेंट करने में, फ्यूचर पेमेंट करने में। कैसे डिफ़िकल्टी आती थी कि अगर आज के टाइम में अगर हम कोई वर्कर रखेंगे और उसको हमने हायर करा है, तो उसको हम क्या दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं 10,000 रुपीज़ की टर्म्स में दे रहे हैं। तो वही चीज़ अगर हम बार्टर सिस्टम में करें, तो हमने वर्कर हायर करा तो हम उसको किसकी टर्म्स में देंगे, या तो हम उसको काउस देंगे, ड्रग्स देंगे, चॉकलेट्स देंगे, उसकी टर्म्स में देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं है। बहुत डिफिकल्ट होता था बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट करना, लेकिन मनी के इवोल्यूशन होने से ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट फैसिलिटेट हो गया। क्लियर है? तो ये लिमिटेशंस थी हमारी बार्टर सिस्टम की। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो
आज के लिए हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई हम देखेंगे, और मनी सप्लाई देखेंगे व्हाट इज़ मनी सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी। So thank you, thanks for watching. Do like and subscribe.